मिला और न आय दोगुनी हो पाई। जो लोग कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई बैठे हैं, वो जानते होंगे कि जब कभी खाद और यूरिया की बोरी खरीदी होगी, 5 किलो की खाद चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आय नहीं बढ़ी, 5 किलो चोरी हो गई खाद की। बताओ 5 किलो की यूरिया खाद चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और यही बीजेपी के लोग जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी, इन्हीं लोगों ने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। बताओ नोटबंदी के बाद अगर कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो तो बता दो हमें। और जो काला धन वाले थे वो हवाई जहाज में बैठ करके भारत देश छोड़ करके चले गए, सब पैसा लेकर के चले गए, सरकार नहीं रोक पाई। और जो लोग कहते थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, याद करो वो दिन जब ये बीजेपी के लोग कहते थे कि अगर दुश्मन ने और पाकिस्तान ने अगर हमारे एक जवान का सर लिया, अगर एक जवान शहीद हुआ तो हम उनके 10 सर लेकर के आएंगे। बताओ वो 56 इंच वाले कहां हैं जो एक सर की जगह 10 सर लेना चाहते थे? जो लोग आज कह रहे हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बताओ बनारस के चुनाव में एक फौजी से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? ये लोग, एक फौजी चुनाव लड़ना चाहता था, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो केवल ये कह रहा था कि फौज में पतली दाल नहीं मिले, रोटी खराब नहीं मिले और बुलेट ट्रेन की हमें जरूरत नहीं है, हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है, लेकिन सरकार मुकाबला नहीं कर पाई। और ये ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो किसी का कहना नहीं मानती, जो कहती है उसका उल्टा करती है। अगर इन्होंने वादा किया था कि करोड़ों नौकरी देंगे, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी से करोड़ों नौकरी इन्होंने छीन ली। इन्होंने जो वादा किया उसके खिलाफ काम किया। और हम तो अपने गरीब किसान भाई नौजवानों से कहेंगे कि जाओ अपनी जेब में से पैसा निकालना, और जब पैसा निकालेंगे, रुपया निकालेंगे, किसी न किसी का दस्तखत मिलेगा उस पर, किसी न किसी गवर्नर का उस पर दस्तखत होगा, क्योंकि दस्तखत होते हैं उस रुपए पे, इसीलिए वो रुपया माना जाता है, वरना रुपया नहीं है, वो केवल कागज का टुकड़ा है। आप रुपया निकालिए दस्तखत किया हुआ तो आप पाएंगे कि हो सकता है वो दस्तखत किए हों रघुराजन ने, जो उस समय गवर्नर थे आरबीआई के। बताओ नोटबंदी के समय पर गवर्नर, उन्होंने क्या कहा? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि नोटबंदी अच्छा फैसला नहीं है, हो सकता है रुपया निकले, उर्जित पटेल के दस्तखत हों। उन्होंने भी कहा कि ये नोटबंदी ने बैंक खत्म कर दी, हो सकता है कुछ लोगों पर पुराना रुपया हो जिन पर मनमोहन सिंह जी के दस्तखत हों। उन्होंने भी कहा था कि नोटबंदी गलत फैसला है। अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं मनमोहन सिंह, रघुराजन, उर्जित पटेल कि ये नोटबंदी गलत फैसला था, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं है। पहले शायद जनता को धोखा लगा था, लेकिन अब जनता भी समझ गई है। ये चुनाव में आए, सबक सिखाएगी जनता, तब इन्हें एहसास होगा कि नोटबंदी इनका गलत फैसला था। जिन्होंने अर्थव्यवस्था को धोखा दिया हो, अपने सब नारे भूल गए हों, डिजिटल इंडिया भूल गए, मेक इन इंडिया भूल गए, स्किल इंडिया भूल गए,
नौजवानों को नौकरी देना भूल गए, और जब नौजवानों ने नौकरी मांगी तो उनसे कहा कि जाओ पकौड़े बनाओ, यही तुम्हारा रोजगार है, यही तुम्हारी नौकरी है। बताओ नौजवानों, पकौड़े बनाओगे कि चौकीदार बनोगे? और अभी हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग गाना गा रहे थे कि चाय वाला चाय बनाए जा करके, चाय वाला चाय बनाए जा करके, इसी तरह के हमारा गाना गा रहे थे वो। बताओ 5 साल में पता लग गया चाय गड़बड़ थी कि नहीं गड़बड़ थी, और 5 साल में हमारे पत्रकार साथियों को भी स्वाद पता लग गया, चाय का स्वाद खराब निकला। और हम इन बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, ये जो चाय वाले बनकर के आए थे और वोट ले लिया था, बताओ चाय तभी अच्छी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। बिना अच्छे दूध के कौन सी अच्छी चाय बनती है, हमें बताओ। कोई यहां काली चाय पीने वाला तो नहीं है? तो बिना अच्छे दूध के अच्छी चाय नहीं बन सकती। चाय ने धोखा दिया, चाय वालों ने साजिश की, और वही चाय वाले अब चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। चाय वाले चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। और ये जो बात आप कह रहे हो, ये बात अगर जानते हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर अकेले चौकीदार की चौकी छीनने से काम नहीं चलेगा। एक लखनऊ में भी है ठोकीदार। ऐसे ठोकीदार हैं कि जिन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करना है तो ठोक दो, और उन्होंने कहा कि ठोकने से ही कानून व्यवस्था ठीक होगी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, गोरखपुर में जो भी अपनी मांग लेके गया, चाहे वो शिक्षक रहे हो, रोजगार सेवक रहे हो, बीटीसी रहे हो, बीपीएड वाले रहे हो, या पुरानी पेंशन वाले रहे हो, अगर मांग लेके गए होंगे तो सरकार ने उन्हें ठोकने का काम किया। बताओ लाठी से ठोका कि नहीं ठोका? और इस ठोको नीति के चक्कर में हमारी पुलिस भूल गई किसे ठोकना है। तो कभी जनता को ठोक दिया, और जहां जनता को मौका मिला वहीं पुलिस को ठोक दिया। बताओ ऐसे ठोकीदार हैं कि नहीं हैं? तो अकेले चौकीदार नहीं, ठोकीदार को भी हटाना है। और आपने सुना ये बाबा मुख्यमंत्री ने एक दिन क्या कहा? एक दिन उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग गाय और भैंस चरा रहे होते। याद है कि नहीं याद है पत्रकार साथियों? अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है जबरदस्त हमला, और प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया है नई नवेली दुल्हन। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन आती है जो रोटियां कम बेलती है लेकिन चूड़ियां ज़्यादा खनकाती हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भाषण ज़्यादा देते हैं और काम कम करते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव की जंग अब अंतिम दौर में है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी अब भी पूरे उफान पर है। पंजाब सरकार के मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान सुर्खियों में। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने गए सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को नई नवेली दुल्हन बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उद्योगपतियों का करीबी बताकर हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह हैं जो
रोटियां कम बेलते हैं और चूड़ियां ज़्यादा खनकाते हैं, ताकि मोहल्ले वाले को ये पता चले कि वो काम कर रहे हैं। बस यही हुआ है कि मोदी सरकार में, जिसके बाद सिद्धू ने इन्हें लायर इन चीफ यानी झूठों का सरदार और डिवाइडर इन चीफ द्वारा करने वाला भी कहा है। इसके बाद सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी की अंबानी और अडानी का बिजनेस मैनेजर बता दिया है। गौरतलब है कि 2019 की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए सिद्धू को चुनाव आयोग से शिकायत हो चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कथित तौर पर राफेल डील में पैसे कमाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को लूटने वालों को भगाने की अनुमति देने का बड़ा आरोप लगाया था। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को नई नवेली दुल्हन बता दिया, उससे पूरी तरीके से सोशल मीडिया में यह बयान नवजोत सिंह सिद्धू का वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब नई नई बातें भी निकलने लगी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता येदियुरप्पा ने दी है विधायक खरीदने की धमकी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जी हाँ, पीएम मोदी के बाद अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने दूसरे दल के विधायकों को खरीद फरोख्त की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि कांग्रेस के 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। दरअसल येदियुरप्पा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक प्रदेश की वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। वो किसी भी वक्त कोई निर्णय ले सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। येदियुरप्पा के इस बयान से ये साबित होता है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायकों को तोड़कर मौजूदा सरकार को गिराने की जुगत में जुट गई है। इससे पहले 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली में एक चुनावी सभा के दौरान साफ तौर पर टीएमसी के विधायकों को तोड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी 23 मई के बाद आपके विधायक भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे और आपके 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं किया था। यही नहीं, पीएम मोदी के बयान के बाद दिल्ली में भी बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की ओर से बयान आया था कि आम आदमी पार्टी के 14 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। विजय गोयल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी सांसद विजय गोयल के बयान से पहले आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके कहा था कि बीजेपी उनके 10 विधायकों को खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की थी। बीजेपी नेताओं के इस बयान को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वह अपने नेताओं के बल पर अब सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो दूसरों के दल के नेताओं को रिझाकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, टाइम मैगजीन से पहले इंडिया टुडे ने भी मोदी को बता चुका है भारत को तोड़ने और बांटने वाला। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि टाइम मैगजीन ने हाल ही में अपना लेटेस्ट कवर वेबसाइट पर लॉन्च किया है। इस कवर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। इस तस्वीर में टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया है डिवाइडर इन चीफ, और इस पर अब विवाद भी पैदा हो गया है। देश भर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मगर ये पहली बार नहीं है जब कोई मैगजीन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ऐसा लिखा हो। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम्स ने मई 2015 में मोदी पर कवर स्टोरी की थी। उसमें नाम दिया था व्हाई मोदी मैटर्स। हालांकि विदेशी मैगजीन के अलावा देसी मैगजीन में भी मोदी का दबदबा देखने को मिलता है। भारत की नामी इंडिया टुडे मैगजीन साल दर साल मोदी को अपने कवर पेज पर जगह देता आया है। साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद से ही अखबारों की सभी सुर्खियां मोदी के नाम से भर गई थी। इसी साल 2002 में इंडिया टुडे ने लगभग अपने हर संस्करण में गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी पर तमाम लेख लिखे हैं। अप्रैल 29, 2002 को इंडिया टुडे ने मोदी को हीरो ऑफ हैटर्ड करार दिया है। वहीं उसी साल 25 नवंबर को इंडिया टुडे के कवर पेज पर मोदी की खड़ी तस्वीर के साथ राइडिंग द हिट वेब लिखा गया था। इंडिया टुडे ने साल 2003 में मोदी को न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर 2002 बताया था और उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था मास्टर डिवाइडर। यानी हम कह सकते हैं कि ये कोई टाइम मैगजीन ही नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को मास्टर डिवाइडर या डिवाइडर इन चीफ बता चुकी है। इसके पहले भी इंडिया टुडे ने, जो आज तक से रिलेटेड आज तक इंडिया टुडे का जो ग्रुप है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की उस मैगजीन में मास्टर डिवाइडर बता दिया था, यानी तोड़ने वाले को मुखिया बता दिया था। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है मायावती ने एक बार फिर से दे दिया है प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी वाकई में पिछड़े होते तो आरएसएस उन्हें कभी प्रधानमंत्री बनने ही ना देता। जी हाँ, मायावती ने ट्वीट करके मचा दिया है खलबली और आरएसएस और बीजेपी में पूरी तरीके से मच गई है खलबली। दरअसल मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम श्री मोदी ने अब और कुछ नहीं तो गठबंधन पर जातिवादी होने का जो आरोप लगाते हैं वो हास्यास्पद व अपरिपक्व है।
जातिवादी के अभिशाप से पीड़ित लोग जातिवाद कैसे हो सकते हैं? श्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, इसलिए उन्होंने जातिवाद का दंश नहीं झेला और ऐसी मिथ्या बातें करते हैं। इसके अलावा मायावती एक और ट्वीट करती हैं, उसमें आरएसएस पर भी उन्हें तंज कसती हैं। उनका कहना है कि श्री मोदी अपने को जबरदस्ती पिछड़ा बताकर जातिवाद का खुलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे अगर जन्म से पिछड़े होते हैं तो क्या आरएसएस उन्हें कभी पीएम बनने देती? वैसे भी श्री कल्याण सिंह जैसों का आरएसएस ने क्या बुरा हाल किया है ये देश देख रहा है और ये समझ भी रहा है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री वाकई में पिछड़े होते तो प्रधानमंत्री बन ही ना पाते। ये मायावती का बड़ा दावा है। इससे बीजेपी और आरएसएस में पूरी तरीके से हलचल मच गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अचानक हेलीकॉप्टर ठीक करने लगे। जी हाँ, हेलीकॉप्टर में आ गई खराबी तो खुद राहुल गांधी ने उठा लिया रिंच और पाना। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को खराबी में आ गया। ऊना के सालेह ग्राउंड पर खड़े होकर इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मदद की। राहुल हेलीकॉप्टर को पायलट द्वारा ठीक करने के दौरान उनका दरवाजा पकड़े रहे, जिससे पायलट को मरम्मत करने में मदद मिल सके। राहुल के इस मदद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हेलीकॉप्टर के दरवाजे की रबड़ निकल गई थी। हालांकि पायलट ने इसके बाद राहुल को हेलीकॉप्टर में बैठने का आग्रह किया था। राहुल हिमाचल प्रदेश में छठे चरण के चुनाव से पहले प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे हेलीकॉप्टर ऊना में लैंड हुआ तो राहुल ने पायलट को हेलीकॉप्टर में दरवाजे के बंद होने में कुछ समस्या होने की जानकारी दी। इसके बाद पायलट इसकी खराबी को ठीक करने में जुट गए, लेकिन राहुल गांधी भी बैठे नहीं रह पाए और उन्होंने स्वयं पायलट की मदद करनी शुरू कर दी और तुरंत ही वो भी जुट गए।